अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आज एक और वज़ीर आज़म का इंतखाब हो गया फाइनली, और इंतखाब बेसिकली आपको पता है अवाम के वोटों से तो नहीं हुआ है, और जिस तरह की ये सिलेक्शन थी उसके बाद यही एक्सपेक्टेड था। लेकिन ये जो सारा माहौल था असेंबली का आज बड़ा जानदार और बड़ा ज़बरदस्त था, और इसने आने वाले दिनों के लिए एक और मज़ीद ट्रेलर दिखा दिया जो इससे पहले भी हम बात कर रहे थे। तो इसके ऊपर तफसील से आपको अपडेट करते हैं। शहबाज शरीफ साहब की पहली तकरीर कैसी थी वो भी आपको बताएंगे। उमर अयूब साहब की तकरीर नहीं दिखाई गई, इसके ऊपर बहुत बात हो रही है, आपके साथ डिस्कस करेंगे जी सारी कहानी। इसके साथ साथ असद तूर साहब के जो केस के हवाले से अपडेट है आपके साथ शेयर करूंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक दफ़ा फिर से करा दिए हैं, तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्या कबूल हो जाएंगे या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ है जी आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात हो जाए ज़रा आज क्या कुछ ऐवान में हुआ। आज जी पाकिस्तान के एक और वज़ीर आज़म का इंतखाब होना था, और इस सिलसिले में हमने देखा कि महफिल सजी जमी और सब लोग यहाँ पर आए खूब बन संवर कर तैयार होकर। शहबाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी वालों के लिए, MQM वालों के लिए, जो इंतहाती जमातें हैं इनके लिए एक ज़बरदस्त किस्म के नाश्ते का अहतमाम कर रखा था, जिसमें खूब सारे मुरगन ग़िज़ाएँ भी थीं और निहारियाँ भी थी, न जाने क्या कुछ था। तो बहरहाल जी सब ने मिलकर जो है खूब दावत उड़ाई, और फिर उसके बाद जो है ऐवान में कार्रवाई का आगाज़ हुआ। उमर अयूब साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और PMLN की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को नामजद किया गया था वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए, और बाकी पीपल्स पार्टी वालों ने और MQM वालों ने उनको वोट देना ही था, क्योंकि वो उनका ऑलरेडी मामला तय हो चुके हैं, बल्कि यूँ कह लिया जाए कि मामला तय करवा दिए गए हैं। तो यही सूरत हाल जो है वो हमें नज़र आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे, जिस तरीके से उन्होंने करना था जो कुछ, उन्होंने वही कुछ किया। खूब भरपूर किस्म का एहतजाज, नारेबाजी, और शुरू ही से जब वो एंटर ही हुए थे उसी वक्त अंदाज़ा हो रहा था कि आज उनका मूड क्या है, और ये मूड सारा वक्त जो कार्रवाई के दौरान उनका हमें छलकता नज़र आया। सारा वक्त एहतजाज होता रहा, देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया, मरियम के पापा चोर हैं। और फिर उसके बाद जाली वज़ीर आज़म, जाली मैंडेट, हुकूमत नामंजूर, इमरान खान के हक़ में नारेबाजी सारा वक्त जारी रही। कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, और फिर ये भी बात कि इमरान खान को रिहा करो। आज इंटरेस्टिंगली और ज़रूरी ये भी था कि इमरान रियाज़ के लिए भी आवाज़ उठाई गई ईवान के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ मेंबरान की तरफ से इमरान रियाज़ को रिहा करो के नारे भी गूंजे। तो ये भी एक दिलचस्प बात थी। इसमें ज़्यादातर शेर अफजल मरवत साहब वैसे पेश थे। शेर अफजल मरवत साहब कल के एहतजाज में भी इमरान रियाज़ को भूले नहीं थे, और उन्होंने वहाँ पर भी उनकी रिहाई की बात की, उन्हें बड़ा खराज तहसीन पेश किया, उन्हें लीडर तक कहा नौजवानों का। तो बहरहाल जी ये सब आज शोर शराबा, खूब हंगामा हुआ। जमशेद दस्ती साहब एक कदम और आगे थे, वो आज ईवान के अंदर ब्रश और शू पॉलिश ले आए थे, और ख़ास तौर पर वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब को ये ब्रश और शू पॉलिश दिखाते हुए नज़र आ रहे थे कि जनाब ये है आपका मैंडेट और ये है इसकी हकीकत। और सारा वक्त यही शोर शराबा, भरपूर किस्म की नारेबाजी, इमरान खान के पोस्टर्स, बैनर्स वो हमें लेके आते हुए नज़र आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान। और अगरचे ये, जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि ये 91 है तादाद में, और उधर दूसरी तरफ आप देखिए तो वो 200 के करीब लोग हैं, लेकिन ये भारी पड़ते नज़र आते हैं, और ये खूब शोर मचाते हैं, खूब आवाज़ निकालते हैं, और इनकी वजह से एक दहशत कायम हो जाती है PMLN के लोगों के ऊपर। एक तो वो वैसे ही अंदर से काफ़ी ज़्यादा जिसको कहते हैं शर्मिंदा से हैं, वो कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है। आप थ्रू आउट जितनी भी दिन की ईवान की कार्रवाइयाँ आप देख लीजिए, सिवाय एक दो लोगों को छोड़कर जो एक्सेप्शनल लोग हैं, अब सख्त लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन ढिटाई में जो एक्सेप्शनल लोग हैं उनके अलावा आप देख लें कि बाकी जितने भी PMLN के अरकान हैं उनके चेहरे के ऊपर आपको एक शर्मिंदगी मुसलसल नज़र आ रही है। और ये इस बात की अक्कास है कि उन्हें भी मालूम है कि उनका मैंडेट जाली है, वो जाली नशस्तों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, और जो पहुँचे हैं उनमें से कुछ ज़ाहिर जेन्युइनली भी पहुँचे हैं, तो वो भी बेचारे इसका बोझ नहीं उठा पा रहे, और इस वजह से हमें नज़र आता है कि उनके अंदर वो जोश, वो जज्बा, वो एक खुशी, एक जश्न होता है कि आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो आपके चेहरे पे एक रौनक ही अलग होती है। तो वो कहीं आपको चीज़ मिसिंग हमेशा नज़र आएगी PMLN में, कहीं वो चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह यही है कि अंदर से उनको भी पता है कि कहानी है क्या, और ये भी उन्हें पता है कि आगे भी उनके साथ क्या होना है।
ये भी बात अपनी जगह मौजूद है। सिर्फ ये नहीं कि किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं या पहुँचवाए गए हैं, बल्कि ये भी कि आगे भी उनके साथ क्या होना है। तो इसलिए उनके चेहरे पे जो 12 बजे हुए हैं वो इस बात की अक्कासी करते हैं कि उनके साथ मामलात हुए क्या हैं। बहरहाल जी वोटिंग हुई और कोई शायद 200 के करीब, अब जब जाली वोट ही हैं तो क्या गिनना कि कितने हैं कितने नहीं है। तो बहरहाल 201 शायद वोट हैं जो शहबाज शरीफ साहब को पड़े। उमर अयूब साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों के मेंबरान के वोट मिल गए थे। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सिवाय एक वसीम कादर के और कोई भी लोटा नहीं हुआ, किसी ने वोट इधर उधर नहीं किया और तमाम लोगों ने अपने ही मेंबरान के साथ जुड़े रहना और अपने ही उम्मीदवार को वोट देना ही पसंद किया, चाहे वो खुफिया वोटिंग हो, चाहे वो आज ज़ाहिर ओपन वोटिंग हो वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए, तो वो लोग भी साथ जुड़े रहे। तो ये अब एक बड़ी क्लैरिटी आ चुकी है। देखिए नज़रिए की सियासत बेसिकली यही होती है। अब जो मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रूरी नहीं कि 100% सब इमरान खान की मोहब्बत में ही मुब्तला हो, बल्कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये नज़र आ रहा है कि अगर इस वक्त कोई मफाद परस्ती की सियासत की तो वो उसका आखिरी ही इलेक्शन और आखिरी ही मेंबरशिप साबित होगी ऐवान की। तो ये उनको भी मालूम है कि इस वक्त इमरान खान के साथ कोई भी अगर बेवफाई कर रहा है तो इसका मतलब है उसने अपना सियासी करियर ख़त्म कर लिया है। और इसकी कई मिसालें, बड़े बड़े नाम हम देख चुके हैं, जहांगीर तरीन हो, परवेज़ खट्टक हो, अब उस बहस में मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि ये सबको पता है और इसी वजह से ना अब किसी ने मज़ीद उन्हें तोड़ने की कोशिश की है और ना वो टूटने के लिए आमादा हुए हैं, तो वो अपनी जगह पे वहाँ पर कायम रहे हैं। उसके बाद जनाब बड़ी दिलचस्प मनाजिर देखने में आते हैं कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आकर बड़ी तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं और वो फिर इमरान खान की तस्वीर भी लेके खड़े हैं, इमरान खान के हक में नारेबाजी भी कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगा रहे हैं और फिर नवाज शरीफ साहब को भी अशेम कर रहे हैं ये कहते हुए कि देखो देखो कौन आया, चोर आया और मरियम के पापा चोर हैं। और नवाज शरीफ साहब बेबसी की तस्वीर बने हुए ये सब देखने और बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। तो ये आज ईवान का मंजर था। उसके बाद जनाब जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए और उन्होंने फिर उसके बाद एक स्पीच डिलीवर करनी थी। तो पीटीआई के लिए ये बेहतरीन मौका था कि वो बदला ले सकें 2018 के उस मंजर का कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे और उन्होंने पहली स्पीच डिलीवर करनी थी, लेकिन PMLN के लोगों की तरफ से इस कदर नारेबाजी शोर गौगा किया गया और इमरान खान साहब की जो पहली ही स्पीच थी उसको बहुत मुश्किल बना दिया गया। वो आराम से अपनी पहली स्पीच डिलीवर नहीं कर सके और बड़ा उनको मुश्किल टाइम मिला, उस वक्त बड़ा टफ टाइम मिला। अल्टीमेटली खान साहब ने भी जिस माहौल में तकरीर की, आज उसी तरह के माहौल में शहबाज शरीफ साहब को तकरीर करना पड़ी और PMLN के जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ गए। बल्कि उन्होंने इस दफ़ा ये स्ट्रैटेजी बनाई कि जो ख़वातीन अरकान थी PTI की PMLN की, उन्होंने आके शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा डाल लिया। वजह यही थी कि कोई ज़्यादा करीब ना आए PMLN के लोग और PTI के लोग उन्हें आकर ज़्यादा हरास ना कर सकें या कोई चीज़ ना उछाल दें या इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ख़वातीन की एक हिसार होगा तो थोड़ी प्रोटेक्शन रहेगी। तो शायद ये उनके जहन में कहीं माइंड था और इस वजह से फिर उन्होंने ख़वातीन के घेरे में शहबाज शरीफ साहब को तकरीर करवाई। शहबाज शरीफ साहब ने हेडफोन लगा लिए कि शोर शराबे से डिस्टर्ब ना हो, लेकिन जिस कदर शोर शराबा था ये मुमकिन नहीं था कि वो डिस्टर्ब ना होते। और फिर हमने ये देखा भी कि वो इस कदर कन्फ्यूज्ड थे कि आज उन्होंने जो पहला ही अपना इब्तदाइया दिया स्पीच का, उसमें वो ये बोल गए बाकायदा कि जी मैं तमाम PMLN के मेंबरान का भी, स्पीकर साहब आपका भी और इत्तेहादी जमातों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो मुंतखब कर लिया। अब अंदाज़ा लगाएं कि उनका दिमाग इतना माउफ हो रहा था इस सारे प्रेशर में कि वो बजाय इसके कि खुद को कहते हैं लीडर ऑफ द हाउस मुझे मुंतखब किया गया है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बोल गए। और इसकी खूब मजाक भी उड़ा है सोशल मीडिया पर कि अंदर से उनको भी पता था कि बनना तो लीडर ऑफ अपोजिशन ही था। फॉर्म 45 के तहत तो लीडर ऑफ अपोजिशन ही बना जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से ज़बरदस्ती बनवाया गया वज़ीर आज़म, तो इस वजह से बेचारे का जहन अभी भी वहीं अटका हुआ है कि बनना तो वही था। तो इसलिए उनके मुंह से सच ही निकल गया। वैसे अगर मैं जेनवनली आपको बताऊं, जितनी सीटें ये बात कर रहे हैं कि जी 17 सीटें, अगर PMLN की वाकई जेनवनली 17 सीटें हैं तो फिर तो शायद लीडर ऑफ अपोजिशन भी ना बन पाते शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि पीपल्स पार्टी की फिर भी उनसे ज़्यादा नशस्तें होती और उस लिहाज से फिर शायद वो अपना कोई अपोजिशन लीडर बनाते। तो देखा जाए मेरिट के ऊपर, अगर ये मेरिट है कि 17 सीटें ही हैं वाकईतन PMLN की, तो फिर तो वो अपोजिशन लीडर भी ना इवन बनते। लेकिन बहरहाल अब ओवरऑल अगर इसकी बात की जाए, ये जो सारा तमाशा जारी है, तो ये पाकिस्तान का एक और
बदतरीन किस्म का चेहरा जो इस वक्त हम देख रहे हैं, इसलिए कि ये जो सब कुछ आपने ड्रामा किया, इससे जमहूरियत की तो कोई खिदमत नहीं हुई है। ये हाइब्रिड किस्म का एक जो पहले हम देख रहे हैं सिलसिला, ये उसी निज़ाम की एक तौसी है और उससे बदतर शक्ल में है। ये थ्रू आउट हमारे मुल्क में ऐसा चल रहा है, ये कोई अभी नया नहीं है। उससे पहले भी ये चल रहा है, हर वक्त चलता रहा है, लेकिन इसकी जो परसेंटेज है वो कभी ज़्यादा और कभी कम रही है। मिसाल के तौर पर अगर 2002 की आप बात कर लें, जिसके बाद PMLQ की हुकूमत बनी थी और फौजी सदर थे उस वक्त मुशर्रफ साहब, तो उस वक्त वो भी एक हाइब्रिड सिस्टम था। लेकिन उस वक्त ये था कि आप कह लें कि मुशर्रफ साहब ही हावी थे, बुनियादी तौर पर सारे फैसले उनकी तरफ से होते थे। तो वो सामने सिर्फ एक असेंबली ज़रूर मौजूद थी, एक बहुत नाम नहाद सा चेहरा था, लेकिन फैसले सारे वो मुशर्रफ साहब कर रहे थे। तो वो एक हाइब्रिड सिस्टम था, बदतरीन किस्म का। फिर उसके बाद हमने देखा कि 2008 के इलेक्शन होते हैं और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है। उसमें भी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कोई किरदार ना हो ताकतवर हलकों का, इस्टेब्लिशमेंट का। उसमें भी चेहरा ज़रूर वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल एक आज़ाद किस्म के वज़ीर आज़म थे। लेकिन बहरहाल आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि फिर भी किसी हद तक उस वाले दौर में जो यानी जमहूरियत थी वो भी थोड़ी बहुत थी, और साथ में पीछे की तरफ वो वाला जो एक कंट्रोल था वो भी अपनी जगह मौजूद था। फिर उसके बाद आती है 2013 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, वो भी एक हाइब्रिड सिस्टम की ही कंटिन्यूटी था। और यही वजह है कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब ने उस हाइब्रिड सिस्टम से खुद को निकालने की कोशिश की और अपने आप को सचमुच का वज़ीर आज़म समझना शुरू कर दिया, तो वहीं से उनके फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हुए और अल्टीमेटली फिर हमने देखा कि उनको जाना भी पड़ा इक़्तिदार से। और फिर उसके बाद आती है 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत। उनके साथ भी कहानी कोई मुख्तलिफ नहीं थी। शुरू में इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका सेम पेज था तो मामला ठीक चल रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने भी जब इस्टेब्लिशमेंट के अलावा अपने तौर पर आज़ादाना फ़ैसले करने शुरू किए तो फिर उनको भी एक टफ किस्म की उसका सामना करना पड़ा, इस्टेब्लिशमेंट की महाजराई का। और फिर अल्टीमेटली आपने देखा कि उनका भी इख्तिताम इसी तरह हुआ कि वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके और उन्हें भी जाना पड़ा। तो शुरू से पाकिस्तान में एक यही हाइब्रिड सिस्टम हम देख रहे हैं, जिसमें असल इख्तिदार, असल इख्तियारात जो हैं वो ज़ाहिर अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास नहीं होते। लेकिन उसके बाद का जो सिस्टम है वो इसकी वर्स्ट किस्म है। वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इससे पहले ये जितने मैंने आपको मिसाल दी है, ये सब ऐसे थे कि जिसमें हर चीज़ इतनी ओपन नहीं थी। पीछे जो कुछ भी था, कम से कम चेहरा जो था उसके आगे आप कह लेते थे कि जी ये वज़ीर आज़म में ये है, और बहरहाल आपको कहीं ना कहीं एक ढका छुपा पर्दा ज़रूर होता था। सूरत हाल इमरान खान साहब के जाने के बाद, इक़्तिदार से जाने के बाद ये हुई है कि उसके बाद जो PDM की हुकूमत बनी, फिर उसके बाद जो निगरान हुकूमत बनी, और फिर उसके बाद जो अब दोबारा ये PDM-2 हुकूमत मुसल्लत की जा रही है, इन तीनों में फ़र्क ये आ चुका है कि अब ये सारा सिस्टम बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। अब वो जो पहले पर्दा होता था वो बिल्कुल हट चुका है, और अब हमें इसी वजह से ये कहने में कोई आर नहीं है कि ये एक बुनियादी तौर पर कठपुतली वज़ीर आज़म है, जो ना खुद बनना चाहता है, ना इसके इत्तेहादी इसको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, लेकिन सब ने वोट कर दिया है क्योंकि उन्हें कहा गया है कि भाई चुप करके अच्छे बच्चों की तरह वोट कर दो। तो सबको पता है कि असल इक़्तिदार किधर है, सबको पता है असल फैसले कहाँ से हो रहे हैं, सबको पता है कि ये सिर्फ चेहरे हैं और असल में कहानी इनके पीछे कोई और है। तो ये एक इस तरह का हमारा सिस्टम है। अब ये चलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस वक्त, पहले तो फिर भी जो PDM-1 थी उसमें फिर भी इनके पास कोई बहरहाल ओरिजिनल मैंडेट था काफ़ी हद तक। अब तो इनके पास टोटली एक मुसल्लत शुदा मैंडेट है, जो चोरी शुदा मैंडेट है। तो उसके साथ इनका जो अपना ज़मीर है वो भी उनको अंदर से मुसलसल मुलामत कर रहा है, अपने लोग मुलामत कर रहे हैं। आप देख लें, कल आप जावेद अब्बासी साहब को मैं सुन रही थी एक चैनल के ऊपर, वो भी यही बात कह रहे थे कि इसलिए तो हमने PMLN की सियासत नहीं की थी कि हम इस किस्म की आके हरकतें शुरू कर दें। तो वो भी शर्मिंदा थे और वो कह रहे थे कि सबको पता है कि वोट इमरान खान को पड़ा है, PTI को वोट पड़ा है, आप ज़बरदस्ती हुकूमत बना रहे हैं, और ये चीज़ उनकी शक्लों पर आया है। आज सबसे ज़्यादा जो देखने वाली एक चेहरा था या सूरत थी वो थी नवाज शरीफ साहब की, जो एक बुत की तरह असेंबली में बैठे हुए थे और उनका चेहरा खुद सारी कहानी खोल कर बयान कर रहा था कि उनके साथ हुआ क्या। उनको इस इबरतनाक मकाम पर लाने में खुद उनके अपनों का भी हाथ है और उनकी अपनी लालच का भी हाथ है, मफाद का भी हाथ है, और फिर ओवरऑल जो एक गेम प्लानर्स की थी उसका भी हाथ है कि जिन्होंने टोटल एक मिस कैलकुलेशन की। और मरियम नवाज साहिबा उसमें शामिल हैं, आगे आगे शहबाज शरीफ साहब उसमें शामिल हैं, और बहुत सारे ऐसे
कुछ मीडिया के लोग जिन्होंने ये जाके परसेप्शन दी मियाँ साहब को लंदन में जाके कि जैसे आप आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और इक़्तिदार तो आपके लिए इंतज़ार कर रहा है और आप आएंगे और अवाम आपके ऊपर फूल निछावर करेगी, और टोटली वो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल बेखबर थे और उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अंदर से ये सारा कुछ अब बदल चुका है, ये पाकिस्तान बदल चुका है। आप मेरा उस दिन का वीलॉग 21 अक्टूबर का निकाल के ज़रा देखें और उसकी सिर्फ थंब लाइन चेक करें। मैंने उसमें क्या लिखा था कि नवाज शरीफ की इमरान खान की पाकिस्तान में वापसी, ये मैंने लिखा था, क्योंकि ये पाकिस्तान नवाज शरीफ का अब रहा ही नहीं था और ये बात उनको पता नहीं थी और वो धोखे में आ गए। यहाँ आकर ज़रा होश ठिकाने आए, जो 8 फरवरी को हुआ उसके बाद और भी ज़्यादा होश ठिकाने आ गए, रियलिटी चेक मिला। और उसके बाद अब जो आगे हो रहा है वो सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि अब डंडे के जोर पर जिनके साथ आपने मिलकर प्लान बनाए थे, लंदन प्लान किया, तय किया, अब उन्होंने आपके साथ वो सारी चीज़ें आपको आगे लगाकर करवानी ही करवानी है, आप करना चाहें या ना करना चाहें। वरना ये लोग तो मॉडल टाउन की बत्तियां गुल करके जाती उम्रा रवाना हो गए थे 8 फरवरी को, लेकिन उन्होंने कहा आओ ज़रा बेटे बंदे के पुत्र बनो और आगे लगकर हुकूमत संभालो, ये करनी पड़ेगी बेटा, ये आपकी चॉइस नहीं है, यू हैव टू डू दिस। और फिर जब इन्होंने और नखरे करने की कोशिश की जरदारी साहब ने और इन्होंने, तो फिर कमिश्नर रावलपिंडी का एक स्टेटमेंट दिलवाया गया और इनको औकात दिखाई गई कि भाई देखो अगर चुप करके हुकूमत बनाओगे तो ठीक है, वरना फिर ये कमिश्नर की तरह और भी बहुत सारे जो लोग हैं स्टेटमेंट्स देके आपकी हकीकत बता देंगे अवाम के सामने, मजीद बेइज्जती हो जाएगी, तो लिहाजा आप अच्छे बच्चों की तरह आगे लगो। फिर ये सारा कुछ हुआ और उसके बाद आपने देखा कि शक्लें इनकी कुछ बता रही हैं लेकिन अमाल बेचारे वही करने पर मजबूर हैं जो इन्हें कहा जा रहा है। तो ये अब सारी कहानी है जनाब, और इसके बाद अब इसी तरह की जितनी देर भी चलेगी ऐसी ही इनको हुकूमत चलानी पड़ेगी और बाकी तकरीर जो मर्जी कर लें, वो ना किसी ने सुनी है ना किसी को इंटरेस्ट है उनकी तकरीर में। उमर अयूब साहब की अलबत्ता तकरीर जो है वो नहीं दिखाई गई PTV पर, और ये एक इटसेल्फ वही बात है जमहूरियत पर शब खून मारने के मुतरादिफ बात। असद तूर साहब को जी आज पेश किया गया और इनका भी कसूर वही है, बोल क्यों रहा है, सच क्यों बोल रहा है और अपनी राय का इजहार क्यों कर रहा है। कोई रिमांड की वजह नहीं बनती थी, 5 रोज़ा रिमांड ऑलरेडी इनको जिस्मानी रिमांड दिया गया था FIA को, लेकिन आज 3 रोज़ा मजीद दे दिया गया है। और आज हामिद मीर साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, मतीउल्लाह जान साहब भी, दीगर भी अहम सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे और वो यही बता रहे हैं कि कोई जवाज़ नहीं बनता क्योंकि ये एक तयशुदा उसूल है। देखिए ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है, ये एक तयशुदा उसूल है इंटरनेशनली भी और नेशनली, पाकिस्तान की भी कोर्ट्स भी इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स और फैसले दे चुकी हैं कि आप किसी सहाफ़ी से उसका सोर्स नहीं पूछ सकते, ये तो उसकी सहाफ़त किल करने के मुतरादिफ बात है, तो आप ये नहीं कर सकते। और यहाँ पर आज FIA का जो वकील था वो बयान ही ये दे रहा था इस बात के ऊपर, इस जवाज़ के ऊपर वो मज़ीद रिमांड मांग रहा था कि जनाब हमें इसलिए चाहिए कि हमें ये सोर्स नहीं दे रहे और फ़ोन पर एक्सेस नहीं दे रहे हैं। तो ये बनता ही नहीं था, इस पर आराम से जज साहब ये कह सकते थे कि ये तो आप उन्हें फोर्स कर ही नहीं सकते, ये तो सुप्रीम कोर्ट अब कह चुकी हुई है, ये तो इंटरनेशनली नेशनली कहीं पे ये लॉ है ही नहीं है कि आप किसी जर्नलिस्ट से उसका सोर्स जो है वो पूछें। लेकिन फिर आपको पता है जिस तरह से हमारे ईवान चल रहे हैं वैसे ही हमारी अदालतें चलती हैं। तो जनाब असद अली तूर साहब का मजीद रिमांड दे दिया गया। अच्छी खबर यह है कि उन्होंने कम से कम भूख हड़ताल ख़त्म कर दी है। मतीउल्लाह जान साहब को वो बहुत एडमायर करते हैं, उनको अपना मेंटोर मानते हैं, तो मतीउल्लाह जान साहब के कन्विंस करने के ऊपर असद अली तूर ने आज ये भूख हड़ताल ख़त्म कर दी, खाना पीना शुरू कर दिया। तो उससे कम से कम अब ये हो गया कि चलें जितने दिन वो कस्टडी में, उनके हवाले से बहुत तशवीश थी कि उनकी सेहत बिगड़ रही थी, तो वो एक जो मामला है वो अब कम से कम उसकी फ़िक्र थोड़ी कम हुई है। लेकिन जाहिर है जो हो रहा है उनके साथ, उनकी डिटेंशन जो है वो टोटली गैर कानूनी है और इसके ऊपर जो भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी सहाफ़ी हैं और जो इंटरनेशनली भी इस चीज़ को लोग देख रहे हैं, वो सब इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पाकिस्तान में किस किस्म की सहाफ़त के ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं और मज़ीद लगने जा रही हैं, जो कुछ हो रहा है। ये जी सारी कहानी। और इसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से आपको छोटी सी खबर दे दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तीसरी बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लिए हैं और एक दफ़ा फिर से बैरिस्टर गौहर जो हैं वो चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। यास्मीन राशिद साहिबा पंजाब की, अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा के और सिंध के हलीम आदिल शेख साहब सदर मुंतखब हुए हैं। बलोचिस्तान वाहिद सूबा जहाँ पर किसी ने एक ऐसा नहीं हुआ कि भाई सिर्फ एक कागजात नामजदगी आए हो, वहाँ पर बाकायदा पोलिंग और वोटिंग हुई है सदर के लिए। उसका रिजल्ट अभी तक मेरे सामने नहीं आया, वो मैं आपको अगली व्लॉग में बता दूंगी। लेकिन बाकी जगह पर चूँकि किसी ने भी मुकाबले में कागजात जमा नहीं कराए तो इसलिए बिला मुकाबला ही सब मुंतखब हो गए। अब अल्टीमेटली ये नज़र आ रहा है बज़ाहिर
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रऊफ़ हसन साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने सारे रिजल्ट्स अनाउंस किए मीडिया में और सारा प्रोसीजर बताया किस तरह से ये हुआ है। साथ में उन्होंने दो तीन गवाह भी बिठाए हुए थे कि जिन्होंने बताया कि हम फाउंडिंग मेंबर्स में से थे और हमने जो है वो सारे ये अपनी मर्जी से देखे हैं इलेक्शन होते हुए और हमें कोई इतराज़ नहीं, हमने कॉन्टेस्ट करना चाहा, फिर हमने वापस भी ले लिए बैरिस्टर गौहर साहब की, तो वो सारी उन्होंने बता दिए कि जी देख लें, ऐसा नहीं है कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और इलेक्शन हो गए। तो वो उन्होंने अपनी तरफ से बेचारों ने काफ़ी कोशिश की है कि इस दफ़ा ये इलेक्शन कबूल हो जाए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात बतौर अपना इंतखाबी निशान वापस ले सके। अभी फ़िलहाल तो अब उन्हें ज़ाहिर है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ही रहना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली आगे चलकर उनके लिए जो ज़िमनी इंतखाब होना है कुछ भी है तो उसमें कम अज़ कम वो बल्ले के निशान के साथ फिर लड़ सकें। तो इस वजह से ज़रूरी है कि अपनी पहचान वापस ली जाए, वो उन्होंने ले ली है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या इसको भी कबूल किया जाता है, क्योंकि अभी खबर ये आ रही है कि एक तो बंदे ने चैलेंज कर दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन में जाकर इन इंतखाबात को, तो शरारत तो अभी जारी रहेगी, इतनी जल्दी तो इनको नहीं मिलेगी आसानी, लेकिन बज़ाहिर वो अपनी तरफ से एक जो फॉर्मेलिटी थी उन्होंने फिर से पूरी कर दी है और मखसूस नशिस्तें जो हैं अभी भी PTI को नहीं मिली हैं। अब ये भी देखिए ये सारा जो इंतखाब का प्रोसेस है ये फिर एक तरह से कंट्रोवर्शियल बन जाता है कि जब आपका ईवान ही पूरा नहीं था आपने वज़ीर आज़म भी मुंतखब कर लिया। हालांकि आप देखें कि बाज़ात एक एक वोट से जो है मामला इधर हो जाता है। पिछली असेंबली इसकी वाज़ेह मिसाल है जहाँ पर पूरे 172 वोट जो थे वो PTI के पास थे, यहाँ 173 वोट से शायद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे, या 74 से में भी, बहरहाल एक दो वोटों की कहानी थी। तो ये वाली जब सूरत हाल हो और वहाँ पर आप किसी के जो नशस्तें हैं वो 20-25 अगर उसकी बनती हैं मखसूस नशस्तें, आप उसको वो अलॉट नहीं कर रहे तो आपने टोटल, फिर इसमें इसका मतलब है जो वज़ीर आज़म का इंतखाब है उसमें टोटल आपने एक गैर आइनी और गैर कानूनी तरीका इख्तियार किया है। लेकिन चूंकि पूरा मुल्क ही गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से इस वक्त चल रहा है तो फिर एक इस मामले के ऊपर आप क्या एहतजाज करें और क्या आप आवाज़ बुलंद करें। बहरहाल जी ये सारी अभी तक की सिचुएशन है। मज़ीद कुछ खबरें और अपडेट्स लेकर अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।